नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? पहले तो खेद प्रकट करते हैं कि आपको वेट करना पड़ा, लेकिन इसमें हमारी कोई खता नहीं है क्योंकि हम समय पर आ चुके थे, लेकिन 15 मिनट तक नेटवर्क में इशू आया और हमारा जो सेशन है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन सेशन तो करना है तो कोई बात नहीं है, 15 मिनट लेट हुए तो लेट सही, लेकिन आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृति पर। इसको क्या हो गया आज? आ जाइए सारे बच्चे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम और राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृति की। चर्चा नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे। कैसे हैं आप? रतन जाट, पांति जी कैसे हैं आप? रश्मि जी स्वागत आपका, माया जी स्वागत आपका, पिंकू स्वागत आपका, कैसे हैं आप? एंड बबलू कैसे हैं? लाभू राम जी, दिनेश सिंह जी, नीरू स्वागत आपका, कैसे हैं? शीनू जी स्वागत आपका, कैसे हैं? जी चलिए, 15 मिनट लेट हो चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं सीधे के सीधे। आज रिवीजन कोर्स का सेकंड सेशन है SST 2.0 का। कल जहां से लिखा था वहीं से लिखना शुरू करना है। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लिखिएगा। वैदिक वैदिक संस्कृति। विद्वान साथियों, वैदिक संस्कृति या वैदिक युग या ऋग वैदिक काल, हालांकि इसमें आपको वो चीजें नहीं पढ़नी है कि कौन कौन से वेदों की रचना हुई, 4 वेद, ब्राह्मण, ये सब चीजें आपको इसमें नहीं पढ़नी है। आपको केवल वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और वैदिक जो काल है उसको दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं हम, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर ऋग वैदिक काल। ठीक है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है वो उत्तर ऋग वैदिक काल। उत्तर ऋग वैदिक काल, इन दोनों की चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक की अगर चर्चा करते हो तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक होती है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो ऋग वैदिक काल कहलाया। और 1000 BC से लेकर और 600 BC तक का जो काल है वो क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल कहलाया। आज हम इसी की चर्चा जो है वो करने वाले हैं, शॉर्ट रूप में करने का प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके से पढ़ें कि जब ये टॉपिक आप दोबारा पढ़ो, आज हो सकता है कि 1 घंटे का समय लगे, लेकिन इतना कहूंगा कि आप जब दोबारा पढ़ोगे इस टॉपिक को तो 10 मिनट लगेंगे आपको। इस टॉपिक की जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे, पहली बार जब टॉपिक किया था NCERT से किया था, दूसरी बार टॉपिक कर रहे हैं, सब कुछ शामिल किया है, NCERT के बाहर सब कुछ, सारी चीजें। और इसके बाद जब रिवीजन करोगे तो मात्र 10 मिनट का समय आपको लगेगा। नहीं, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद ये सब हमें विश्वास नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है ये। हम सबसे पहले बात करेंगे
वैदिक काल की और उसके बाद करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो वैदिक काल में लिखना शुरू करेंगे आप। लिखिए, वैदिक काल के अंदर ऋग वैदिक काल में लिखेंगे। ऋग वैदिक काल आपको केवल इशारों में समझाने का प्रयत्न किया जाएगा, ज्यादा चीजें लिखेंगे नहीं। क्या क्या हुआ इस काल के अंदर? इस काल के अंदर आप सबको पता है कि आर्य जो है भारत में आते हैं, और आर्य का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है भद्रजन। भद्रजन। आर्य का अर्थ है आपका श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ है उत्तम। ये आर्य शब्द के अर्थ है। इसके अलावा कुलीन शब्द भी आर्य का ही है। ठीक है, कुलीन श्रेष्ठ, भद्रजन उत्तम, और कुलीन जो शब्द है वो आर्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये आर्य आए कहां से थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो मैं आपको मोस्टली जो 4 पॉपुलर मत है उनकी ही चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो लिख दो, तिलक क्या कहते हैं? तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, याद रखना। तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, मैं केवल तिलक लिख रहा हूं, ऐसे ही आप लिख लेना, आपको याद रहना चाहिए। और इन्होंने, तिलक की एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है। पुस्तक का नाम पूछना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो आप लिख देना, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इनकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक में इन्होंने कहा आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और वहीं से ये आए थे। ठीक है, इसके बाद दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए। कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? ये तिब्बत से आए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक और विद्वान है डॉक्टर पैंका, ये कहते हैं कि जर्मनी से आए थे ये। इनका कहना है कि आर्य जर्मनी से आए थे। और अंतिम लिखिएगा आप, अंतिम है आपके मैक्स मूलर। इनका मत सबसे ज्यादा माना गया है। मैक्स म्यूलर क्या कहते हैं कि आर्य जो आए थे वो कहां से आए थे? आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत हुआ है और इसको सबसे ज्यादा जो है वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इनकी बातों को ज्यादा जो है वो सत्य माना गया है। इनकी इस बात को ज्यादा ध्यान दिया गया है। इनकी बातों पर ज्यादा जो है वो विद्वान सहमत हैं। अब ये जो आर्य आए ये कौन सी नदी के किनारे आके निवास होते हैं? तो आर्य जो आते हैं भारत में ये सिंधु नदी के किनारे आते हैं। सिंधु नदी के किनारे आते हैं, लेकिन सिंधु नदी के किनारे इनकी जो सभ्यता है उसका प्रारंभ होता है, लेकिन ये सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है गंगा और सरयू नदी को भी जो है वो
जानते थे। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती नदी को ये देवी माता, मती माता और नंदी माता के नाम से की तरह पूछते थे। सरस्वती नदी को ये क्या कहते थे? देवी, सरस्वती नदी को ये जो है वो देवी माता, मती माता और नदी माता, नदी माता, माता यानी माता के रूप में इसको पूछते थे। सरस्वती नदी आज जैसे हमारे लिए गंगा नदी है, वैसे ही उस टाइम में सरस्वती नदी जो थी वो आर्यों के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय नदी थी। इसके बाद गंगा और सरयू नदी के बारे में भी जो है हमें जिक्र प्राप्त होता है यहां से। गंगा व सरयू नदी, लेकिन इसकी जो चर्चा हुई है वो एक एक बार ही हुई है। ऋग्वेद में इसकी जो चर्चा हुई है वो एक एक बार ही हुई है। ठीक है, एक बार गंगा नाम और एक बार सरयू नाम की चर्चा हुई है, जबकि यमुना की चर्चा 3 बार हुई है। यमुना नदी की चर्चा कितनी बार हुई है? यमुना नदी की चर्चा जो है वो 3 बार, 3 बार जो है इसका उल्लेख आपको प्राप्त होता है। कहां से? ऋग्वेद से। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर इस समय यानी वैदिक काल में हिमालय जो पर्वत है उसको भुजवंत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भुजवंत के नाम से। किस नाम से? भुजवंत के नाम से जाना जाता था हिमालय। हिमालय, भुजवंत। ठीक है, हिमालय को भुजवंत के नाम से जाने जाता था। जब तक ये सेशन नहीं देखोगे ये डाटा आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए साथ साथ लिख लेना या पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना, बाद में लिख लेना। अगर आप सीधे पीडीएफ उठा के देखोगे तो हिमालय भुजवंत नहीं समझ में आएगा। और ये जो भुजवंत था अर्थात हिमालय पर्वत था, ये सोम का निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था? सोम, 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 सोम का निवास स्थान, निवास स्थान। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो यहां से हमें जो है वो कुछ नदियों के वर्णन मिले हैं और उन नदियों के प्राचीन नाम हमें जो है वो पूछे जाते रहे हैं। अभी रीट में भी पूछा गया था, रीट 2021 में भी पूछा गया था कि कौन सी नदी को प्राचीन समय में क्या कहते थे, या प्राचीन नदी को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है। अगर कई बार लिख लिया है तो अगर लिखा हुआ है तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पे लागू नहीं है। जिनको लगता है कि लिखना है वो लिख लीजिए, जिनको लगता है कि नहीं लिखना है वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए कोई अनिवार्य नहीं है, आप अपना डिसीजन जो है वो स्वयं ले सकते हैं। नदी की बात करते हैं तो देखिए, नदी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो नदी और उसका प्राचीन नाम, नदियां, प्राचीन प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। नदियां याद करनी जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा ही गया है और पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, ये 4 नदियां अफगानिस्तान की नदी है। देखिए कौन कौन सी है। पहली नदी है कुंभू, कुंभू नदी है। इसे वर्तमान में जो है वो कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है, कुर्रम नदी। एक नदी है आपकी सुवास्तु नदी, इस नदी को वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। एक नदी है आपकी कुंभा नदी, कुंभा नदी, जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में बहती है। एक है आपकी गोमती और इसे जाना जाता है वर्तमान में कोमल के नाम से। ये 4 नदियां अफगानिस्तान की नदियां हैं वर्तमान में।
अफगानिस्तान। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य नदियों की बात करते हैं तो एक नदी है आपकी विस्ता नदी, इसको वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ये भी पाकिस्तान में बहती है अभी। परुशनी नदी है आपकी एक, इसको वर्तमान में जो है वो रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी है आपकी विपासा नदी, विपासा या विपासा। अब विपासा कौन सी विपासा है ये मत सोच लेना आप कि आज वाली विपासा है ना, अब तो पुरानी हो गई बेचारी, इसको कोई देखता भी नहीं है। एक है आपकी द्रष्टवती नदी, द्रष्टवती नदी जो है ये वर्तमान में घग्गर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो है वो अस्किनी नदी है एक, अस्किनी नदी। अस्किनी नदी जो है इसको जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी के नाम से, पाकिस्तान में चिनाब। एक जो नदी है आपकी वो है सतुद्री नदी, इस नदी को जाना जाता है सतलुज नदी के नाम से। ठीक है, और एक है आपकी सदा नीरा नदी, इसको जाना जाता है गंडक के नाम से। अब देखो इसमें से बहुत सारी पूछी जा चुकी है नदियां, बहुत सारी नदियां पूछी जा चुकी है, तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत सारी संभावना है। पूरी थ्योरी याद क्या करनी है, मैं आपको चीजें स्पष्ट लिखा रहा हूं, कोई थ्योरी वाला मैटर है ही नहीं। कहां है थ्योरी लिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी कोई थ्योरी लिखा ही नहीं रहे हम आपको। देखो ऊपर की तीन तो आसानी से याद हो जाएगी, कुंभू कुर्रम, कैसे कुंभू कैसे कुर्रम, सुवास्तु स्वात, कुंभा काबुल और गोमती गोमल। हो गई याद, कोई दिक्कत ही नहीं आई यहां तो। कुंभू कुर्रम स्वास्तु स्वात कुंभा काबुल गोमती गोमल। विस्ता नदी को झेलम नदी कहते हैं, इसको याद रखना है। परुष्णी नदी रावी नदी। विपासा, विपासा को व्यास, वैसे विपासा वैसे व्यास। दृष्टवती हम जानते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। तो तीन नदी याद करनी है, वित्स्ता नदी झेलम, परुष्णी नदी रावी, और बस दो ही याद करनी है, विपासा से व्यास हो जाएगी। और फिर दो नदी ये याद करनी है, अस्किनी चिनाब, एंड ये याद हो जाएगी स्तुति नदी सतलुज और सदानीरा गंडक, बस याद हो जाएगी। ट्रिक भी हो सकती है लेकिन सीधा थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करो। बस हमारा जो दिमाग होता है वो जनरली पिक्चर के रूप में सोचता है, पिक्चर यानी फोटो। हम अक्षर को नहीं समझ पाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा भोला है, ये अक्षर नहीं समझ पाता है। इसको चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाता है, ये चेहरे जरूर याद रहते हैं। सबके साथ एक पिक्चर बना लो, पिक्चर बना के याद करोगे तो याद हो जाएगी। कुंभू कुरम सतलुज स्वात कुंभा काबुल गोमती गोमल, इस तरीके से। या इनको ऐसे कनेक्ट कर लो आपके आसपास की चीजों से, जितनी ज्यादा चीजों से आप कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, हाँ, वेदों की रचना सरस्वती के किनारे हुई है। वेद हमें नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और रीट में इतना है नहीं, केवल हमें वैदिक संस्कृति के बारे में ही पढ़ना है, वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। आर्यों के जीवन की बात करते हैं तो आर्यों का जो जीवन है वो चर्चा करते हैं, मायावर कहलाता है, यायावर, सॉरी। आर्यों का जो जीवन है क्या कहलाता है? आर्यों का जीवन यायावर। देखो आर्य जो शासन व्यवस्था थी या जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें तीन चीज आती है। एक आता है जन, एक आता है आपका विष, एक आता है आपका, बताओ तीसरे स्तर पर क्या था? ग्राम। तो तीन स्तर आते हैं इसमें।
सबसे ऊपर जन, फिर उसके नीचे विष, और फिर तीसरे स्तर पर आता है ग्राम। जन के अंदर राजा होता है, राजा की जगह राता लिख दिया, राजा होता है। विष के अंदर जो है वो विषपति होता है। और ग्राम में कौन होता है? ग्राम में होता है आपका ग्रामणी, ग्रामणी होता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो तीनों सबसे निम्न ग्राम, फिर विष, फिर जन। सबसे ऊपर जन, फिर विष, फिर ग्राम। जन में राजा, विष में विषपति, ग्राम में ग्रामणी। ठीक है, वो जनपद फिर इसके बाद में, जन के बाद जो वैदिक और वैदिक काल जो था उसमें तो जन तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर जन जब बड़े होने लगे तो जनपद कहलाने लगे, फिर महाजनपद कहलाने लगे। वो जनपद और महाजनपद काल के अंदर उनकी चर्चा हम और ज्यादा करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके नीचे कुल या परिवार आता था, वो लिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनकी एक सभा होती थी जो शासन चलाती थी, एक समिति होती थी शासन चलाने के लिए, और जो कुछ विशिष्ट विद्वान जन होते थे वो उनकी एक कमेटी होती थी जिसे विधत कहा जाता था। विधत, विधत जो है वो इसको कहा जाता था। इस सभा और समिति में महिलाओं को भी आने का अधिकार था। महिलाओं का प्रवेश था, यानी महिलाएं भी सभा और समिति की सदस्य होती थी और शासन चलाने में पूर्ण सहयोग जो है वो किया करती थी। ठीक है, शासन चलाने में पूर्ण सहयोग किया करती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो सभा और समिति है, ये जो है वो पुत्री थी किसकी? प्रजापति की। अथर्ववेद में ये बात कही गई है। क्या कहा गया है? अथर्ववेद कहता है कि क्या कहता है अथर्ववेद? अथर्ववेद कहता है कि प्रजापति की पुत्रियां थी ये सभा और समिति। ये बात कौन कहता है? ये अथर्ववेद जो है कहता है कि ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां थी। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो इनके आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं कि आर्यों का यानी ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन की अगर चर्चा करोगे आप, तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो इनका प्रमुख व्यवसाय था क्या? पशुपालन। आय का जो साधन था वो क्या था? पशुपालन मुख्य कार्य था इस समय। पशुपालन, और थोड़े समय बाद कुछ कृषि का भी जो है वो प्रयोग होता था, लेकिन कृषि बहुत कम होती थी। मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन ही था। हाँ, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो गाय की हत्या नहीं की जाती थी। यहां पर गाय की हत्या पे रोक थी। गाय की हत्या नहीं, और कोई अगर करता था तो मृत्युदंड मिलता था उसे। अगर कोई गाय की हत्या कर देता था तो उसे मृत्युदंड और देश निकाला मिलता था। इसके अलावा वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी यहां पर। यानी वस्तु विनिमय का अर्थ हो गया कि करेंसी कोई नहीं थी इस टाइम, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर करते हैं तो तांबा व कांसा धातु का ये प्रयोग करते थे। तांबा और कांसा धातु का प्रयोग करते थे। तांबा और
कांसा धातु का प्रयोग, बट ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय नहीं था, यानी लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे कि लोहा नाम की कोई धातु होती है। कपास से भी ये परिचित नहीं थे। कपास की जानकारी नहीं थी इनको, यानी ऋग वैदिक काल में कपास की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कपास की जानकारी नहीं थी इनको। लोहा उत्तर वैदिक काल में आया। कृषि का भी विकास जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। बिल्कुल, तारानगर से हैं हम। जगतपाल जी, कैसे हैं आप? और अगर बात करते हैं सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन की अगर चर्चा करोगे आप इनके, तो परिवार जो थे वो कैसे थे? पितृसत्तात्मक थे, यानी पिता ही परिवार का क्या होता था? मुखिया होता था। परिवार पितृसत्तात्मक, पिता प्रधान होता था परिवार का। और अगर चर्चा करते हैं तो 3 वर्ण थे यहां पर, 3 वर्णों के चर्चा यहां पर हमें मिलती है, जिसमें कौन कौन से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र की चर्चा ऋग वैदिक काल में नहीं थी, तो शूद्र का अस्तित्व ऋग वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आता है। शूद्र इस काल में, इस समय नहीं था, यानी शूद्र वर्ण जो था वो इस समय नहीं था। ये बात याद रखना आप। आजकल जो है वो बहुत चर्चा हो रही है कि हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म में बड़ी कठिनाइयां हैं, खास तौर पर जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि संचार में या सोशल मीडिया पर बहुत सारे धर्म के बारे में चर्चाएं होती है, धार्मिक बातें होती है, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म को बुरा और बाकी धर्मों को अच्छा बताने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन याद रखिए, हम सबको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हम 5G के जमाने में हैं। किसी भी तरीके से धर्म के मामले में किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई ये कह रहा है कि दूसरा धर्म बुरा है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में कहे, मुस्लिम धर्म के बारे में कहे, हिंदू धर्म के बारे में कहे, जैन धर्म के बारे में कहे, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो इसका अर्थ यही है कि वो व्यक्ति खुद बुरा है। क्योंकि आप चाहे विश्व के किसी भी धर्म के अंदर आप अध्ययन कर लीजिए, कोई भी धर्म ये बात नहीं कहता है कि कोई दूसरा धर्म बुरा है। यानी किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी है कि कोई दूसरा धर्म बुरा है। तो अगर कोई ये बात कहकर हमें बहकाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जनरली हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा है या ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, सारे धर्म एक ही बात कहते हैं, ईश्वर एक ही है, नाम अनेक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल वही है। सभी धर्म कहते हैं सत्य की राह पे चलो, कर्म प्रधान बनो, कर्म अच्छे करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो धर्म के मामले में कभी मत पड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय, क्या कह रहे हो आप? विजय कुमार, करवाएंगे तो रीट लेवल 1 की सामाजिक और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां भी करवाएंगे। धैर्य रखो, सब चीजें हम करवाने का प्रयत्न करें, सारी चीजें एक साथ नहीं होगी। अब ये जो शूद्र शब्द है, इसकी चर्चा हमें कहां से प्राप्त होती है?
तो शूद्र शब्द की हमें सबसे पहली बार जो चर्चा प्राप्त होती है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होती है। शूद्र शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल में चर्चा शूद्र शब्द की। ये बहुत सारी बातें ऐसी अनर्थक जोड़ी जाती है धर्म के साथ उसका प्रचार बुरा करने के लिए। तो हमेशा धर्म की चर्चाओं से हमेशा दूर रहें। 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, ना कि धर्म के मामले में उलझ कर पीछे रह जाना है। ठीक है ना। इंसान बुरा हो सकता है, ये बात आपकी सत्य है। इंसान तो देखो यहां ही रावण हुए हैं, यही राम हुए हैं, तो इंसान का क्या है। धर्म यानी मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आज एक बार फिर से जो है वो, मैंने तो सोशल मीडिया छोड़ ही दिया है वैसे, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी चीजें चलती है जो आपको धर्म के मामले में फंसाएगी युवाओं को। देखो, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, यानी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस समय वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जो थी ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये कैसी थी, कर्म आधारित थी। कर्म आधारित थी कि भैया तुम जैसे कर्म करोगे, कर्म का मीन तुम कैसे कार्य कर रहे हो। मैं मान लीजिए चाहे किसी भी घर में जन्म लूं, अगर मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली तो मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी कौन सा ज्ञानी, जिसने ज्ञान ग्रहण किया है, जिसने पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, वो ज्ञानी ब्राह्मण हो गया। जिसने युद्ध विद्या सीखी है वो क्षत्रिय हो गया, और जो व्यवसाय वगैरह करता है वो वैसे हो गया। तो इस समय का जो काल था, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति आधारित। लेकिन कोई भी धर्म हो, समय के साथ उसमें कठिनाइयां आ जाती है, और बाद में उत्तर वैदिक काल से ये जो है वो जन्म आधारित जो है वो हो जाती है। इसकी चर्चा अभी करेंगे। उत्तर वैदिक काल की लोहा सबसे बड़ी खोज थी, बिल्कुल आपकी बात सही है। महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था थी। आगे लिखो, महिलाओं को शिक्षा व संपत्ति का अधिकार, यानी पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा अधिकार होता था, प्लस उनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। इसीलिए तो इस समय लोपामुद्रा, घोषा एंड अपाला, विश्ववरा जैसी महान जो है वो विदुषी हुई थी। लिखिए, या इस समय बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई है। कौन कौन है, जैसे कि नाम पूछा जा सकता है कि ये किस काल में जो है वो हुई है। लोपामुद्रा हुई है एक, तो एक घोषा, ये नाम है। शिक्ता, एक नाम आता है आपका अम्पाला, अप्पाला, विश्वरा, एक नाम आता है काक्षावर्ती। ये उस समय की महिलाओं के नाम थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके, और एक योद्धा थी। ये तो क्या थी, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल थी। एक थी योद्धा, युद्ध लड़ने वाली योद्धा महिला। महिलाओं का योद्धा होना कठिन कार्य था, जिसका नाम था विस्फला। विस्फला ये एक योद्धा महिला थी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई महिला बिना विवाह करे, महिला विवाह न करके, या फिर ऐसे ऐसे लिखो, अविवाहित महिला अगर शिक्षा प्राप्त करती है, अविवाहित
महिला शिक्षार्थी। अविवाहित महिला शिक्षार्थी क्या कहलाती थी वैदिक काल में? तो ये कहलाती थी अमाजू। अमाजू कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। याद रखना, मोस्ट है ये। अगर कोई महिला विवाह न करके शिक्षा, या अविवाहित लड़की अगर शिक्षा ग्रहण करती थी, अमाजू कहलाती थी। ठीक है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो बहुपत्नी प्रथा थी इस समय, नियोग प्रथा थी और दहेज प्रथा थी इस समय। बहुपत्नी, क्योंकि इस समय जो है वो लड़कियों की संख्या अच्छी खासी थी, तो बहुपत्नी प्रथा थी। इसके अलावा जो है वो नियोग प्रथा भी इस समय थी। नियोग प्रथा, या इस समय एक और प्रथा थी यहां पर, वो थी दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा भी इस समय थी। ठीक है, इनका प्रचलन था। प्रचलन था। क्या नहीं था यहां पर इस काल में? सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा नहीं थी। इस समय बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होते थे। इस समय जो है वो प्रदा प्रथा नहीं थी। प्रदा प्रथा नहीं थी। ठीक है, का प्रचलन नहीं था। और बताओ सामाजिक जीवन के अंदर। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो इस काल में ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे, धार्मिक काल की बात कर लेते हैं, ऐसे लिख दो धार्मिक जीवन। ऋग्वेद के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो प्रमुख देवता इनके कौन कौन थे? प्रमुख देवता में तीन मुख्य देवता आते हैं इनके, इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, तीन प्रमुख थे। एक नंबर पर आते हैं इंद्र, दो नंबर पर अग्नि और तीन नंबर पर जो आते हैं वो कौन आते हैं? वरुण देव आते हैं। ठीक है। बहुपत्नी कैसे रखते होंगे? वैसे ही जिस तरीके से आज एक पत्नी रखी जाती है। ठीक है। परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय जनरली जो लिंग रेशियो था उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हालांकि सरकार उसको रोकने का प्रयत्न कर रही है। लोग लड़कियों को पेट में ही मरवा देते हैं आज भी, लेकिन काफी हद तक रोका जा चुका है। लेकिन उस टाइम जो था वो क्या था? लड़कियों की संख्या ज्यादा थी और ऐसी समाज में प्रथा थी कि बहु विवाह होते थे, एक से ज्यादा विवाह, एक से ज्यादा पत्नियां जो है वो रख पाते थे। ठीक है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इस समय जो है वो बहुदेवता प्रथा थी, यानी बहुदेवता यानी बहुत से देवताओं की पूजा होती थी। बहुदेववाद, इसे बहुदेववाद कहते हैं, यानी बहुत से देवताओं को माना या पूजा जाना, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं को। एंड मूर्ति पूजा नहीं थी यहां पर, मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा व मंदिर नहीं थे, यानी कोई भी मंदिर नहीं था। और मंदिर नहीं था तो सीधी बात है कि मूर्ति भी नहीं होगी, तो मूर्ति पूजा प्लस मंदिर नहीं होते थे इस समय। जनरली इंद्र, अग्नि और वरुण तीनों ही प्रकृति के देवता थे, तो इन्हें प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता था। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो राजा जो होते थे वो वंशानुगत होते थे। यहां पर राजा कैसे होते थे?
धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं हम तो। देखो वरुण जो है ना, वरुण देवता, एक बात लिखो, ये जो इंद्र देवता है, इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र देवता को जो है वो पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। और इनकी चर्चा हुई है 250 बार, 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख इनका प्राप्त होता है कि, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण देवताओं में आते हैं। इसके अलावा जो वरुण देवता है, इनका एक अन्य नाम भी था। वरुण को क्या कहा जाता था? वरुण को जो है वो ऋत, ऋत कहा जाता था, कहा जाता था, ठीक है। वरुण को, वरुण देवता को कहा जाता था। इसके अलावा पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था, पशुओं के देवता को पूषण, पूषण कहा जाता था। और गायत्री मंत्र का भी यहां से उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता है? तो तीसरे मंडल से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, तीसरे मंडल में हमें जो है वो गायत्री मंत्र की भी चर्चा प्राप्त होती है। यह हो गया आपका वैदिक काल। देखिए मुद्दे की बात करें, विवाह, बहु विवाह, जनरली आप देखोगे तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है विवाह, राजा महाराजाओं के अंदर जो विवाह होते थे वो विवाह आज जैसे विवाह नहीं होते थे। वो विवाह न होकर एक डील होती थी, एक संधि होती थी, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का भाग होता था, ठीक है। विवाह करना भी क्या होता था? साम्राज्य विस्तार की पार्ट होता था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताता हूं तो आपने नाम सुना होगा रूठी रानी का। रूठी रानी का विवाह हुआ मालदेव से, यानी उमादेव का विवाह मालदेव से हुआ। तो मालदेव से क्यों हुआ विवाह? मालदेव बार बार जो है वो जैसलमेर पर क्या करता था? आक्रमण करता था, ठीक है। मालदेव बार बार क्या करता था? जैसलमेर पर आक्रमण करता था। और लूणकरण सिंह इतने पावरफुल नहीं थे कि वो जोधपुर जैसी रियासत को क्या कर सके? टक्कर दे सके। और इधर मालदेव जो है बार बार उन पे आक्रमण कर रहा था। तो अंततः लूणकरण सिंह ने सोचा कि यार यहाँ तो कौन पार पड़े है, जे वह तो आपा अपनी बेटी को ब्याह कर दिया, तो फिर तो आपके ससुर के ऊपर आक्रमण कौन करेगो? थोड़ी घनी लाज भोगोगो। और मालदेव ने यह सोच लिया कि चलो ठीक है, मैं इनको ऐसे नहीं जीत पा रहा था, युद्ध करके बार बार मैं परेशान हो रहा था, अब मेरे साथ विवाह हो गया है तो इनडायरेक्टली जो जैसलमेर भी मेरे नीचे ही आ गया है। तो दोनों का स्वार्थ था। तो इसलिए लूणकरण सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसे करा? मालदेव से किया। अकबर ने जो विवाह किया वो भी एक तरीके की डील थी। जो भारमल थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, वो भी एक डील थी। तो विवाह जो होते थे उस टाइम, वो वहां कोई प्यार, रोमांस ये नहीं होता था। ये नहीं होता था कि पत्नियों को बहुत सारे ऐसे लाड लड़ाए जाते थे, ऐसा नहीं होता था। राजा की एक ही पत्नी होती थी जो चहीती या फिर ये पत्नी होती थी, ज्यादा समय वो उन्हीं के साथ गुजारा करते थे। बाकी पत्नियां तो बस नाम की पत्नियां होती थी। कभी कभार कोई राजा का मन कर गया तो बात अलग है, बाकी एक अलग बात है। ये सारी जो है वो डील होती थी। डील यानी सौदा। आज भी देखो आप, आज भी डील होते हैं। बॉलीवुड में अगर आप जाओगे तो जिन्हें आप हीरो और हीरोइन कहते हो, ये हीरो है ना, कई की लड़कियों का सपनों के राजकुमार होते हैं हीरो,
है ना, कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरा है। लड़के अपने रूम में उन हीरोइन के पिक्चर लगा के रखते हैं कि ये भैया मेरी वाली फेवरेट है, ये मेरे वाली फेवरेट है। और वो हीरोइन और हीरो जिन्हें आप हीरो हीरोइन मानते हो, वो वास्तव में कोई हीरो और हीरोइन होते नहीं है। असली हीरो तो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। रात को सोते हैं तो यही सोचते हैं कि कल इतने पैसे लाना है, बेटे ने फार्म भरना है, माँ भी पूरे दिन इसी में चलती रहती है। तो असली हीरो तो हमारे माता पिता है। लेकिन फिर भी हमें बॉलीवुड ने कहा कि यही हीरो है, तो हमने माना। और वो हीरो हीरोइन डील करते हैं पैसे। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, ना तो उनकी उम्र देखी जाती है और ना बाकी चीजें देखी जाती है, विवाह हो जाता है। तो डील तो आज भी होती है, बड़े घरानों में आज भी डील होती है। बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े व्यवसायी होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वहां पर शादियां आज भी डील ही होती है, कोई प्यार नहीं होता है। प्यार तो सामान्य परिवारों में होता है। आम जनता, आप अगर शादी करोगे तो प्यार रोमांच सब होगा, वहां नहीं होता है। बड़ी बड़ी शादियां देखो आप। एक शादी हुई थी, भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, पाकिस्तान में शादी की, क्रिकेटर से तलाक हो चुका है, हो चुका है ना। बड़ी शादियां थी। टीना डाबी आईएएस बनी थी, बड़ी चर्चा में रही थी। शादी हुई, डील थी। डील यानी स्वार्थ। डील का अर्थ क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ से शादी की जाती है। जैसे स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, तो शादी टूट जाती है। और आपने प्यार हुआ है। आम जनता, जो गरीब लोग होते हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे, आपने शादी हुआ है, 7 जन मांगो 7। चाहे लड़के शादी के बाद पति पत्नी कितना भी लड़े, लेकिन बम प्यार हुआ है। सुबह लड़े, दोपहर में राजी हो जाए, फिर दोपहर में राजी हो गए, दोबारा लड़ ले, फिर शाम ने नाराज हो जाए, और फिर रात में 11 बजे से दोबारा राजी हो जाए। यानी लड़ाई झगड़ों प्यार सब कुछ हुआ है, लेकिन के को नहीं हुआ है? नफरत को नहीं हुआ है। नफरत को नहीं हुआ है, बाकी सब हुआ है। तो वास्तविक जीवन तो अपना ही है, शादियां अपनी ही होती है, वहां तो डील होती है। उत्तर वैदिक काल लिखो। उत्तर वैदिक काल के अंदर कुछ घटनाएं हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल। अब इस टॉपिक को करने के बाद, जैसे अभी हमने पहले एनसीईआरटी से पढ़ लिया, मेन बात होती है कि आप पेपर देने जाओगे तो आप कितनी तैयारी करके गए हो। आप देखते होंगे कि पहले जब युद्ध होते थे, तो जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ऐसे थोड़ी है कि बाकी दिन सोते रहते थे, नहीं, वो तैयारी करते थे। हर रोज उनका फिक्स टाइम होता था कि 5 घंटे मुझे युद्ध की तैयारी करनी है। लड़ते थे, उनके लिए एक अलग से जो है, जैसे जिम होती थी ना, वैसे क्षेत्र होता था जिसमें वो अलग अलग सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया करते थे। क्रिकेटर देखो नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही आप, जब हम पेपर देने जाते हैं, तो हमारी कितनी बेहतरीन तैयारी है। ये चीजें आपका विश्वास बढ़ाएगी पेपर में। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका जो बेस है वो और बेहतर मजबूत होता जाएगा। और इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप खुद भी कर सकते हैं। मैं तो करवाऊंगा ही ये काम पूरा होने के बाद, क्योंकि अभी हमने योजना बनाई है 20 दिसंबर तक की। 20 दिसंबर को हम फिर आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि भाई पेपर कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या डेट रहने वाली है, उसके आधार पर हम आगे की योजना बनाएंगे। ये अभी योजना है। आज लगभग 21 नवंबर है ना, आज 21 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक की 1 महीने की योजना है अपनी है। आज 20 नवंबर है और 30 दिसंबर तक की, 20 दिसंबर तक की योजना है। तो 1 महीने हम पढ़ते हैं, फिर आगे की योजना बनाएंगे, और फिर इसके बाद जो है वो अपन हाँ, तो चिनाब जो नदी है मेरे भाई, चिनाब नदी जाती कहां से है? पाकिस्तान की जितनी भी नदियां हैं वो भारत से ही जाती है। उस टाइम भारत पाकिस्तान वगैरह कुछ भी नहीं था। और ये चिनाब नदी जो है भारत से जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये भारत में नहीं बहती है, लेकिन जनरली इसका जो ज्यादातर भाग है वो पाकिस्तान में बहता है। ठीक है, ज्यादातर जो इसका भाग है वो पाकिस्तान में बहता है। और इसका जो उत्पत्ति होता है वो कहां से होता है?
वो भारत से होता है। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। राम रतन जी, गलत नहीं बताया जाएगा। हाँ, कोई भूलवश गलती हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी गलत नहीं बताया जाएगा। कल एक गलती हो गई थी, उसके लिए मैंने आपको खेद प्रकट कर दिया है। कल मैंने आपको लोथल के जो मकान थे वो थोड़े से उल्टे बता दिए थे। लोथल में जो मकान थे वो गली की ओर खुलते हैं, और बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो मकान है वो सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, नहीं, अपन पूरी योजना बना के चल रहे हैं, पूरा बेहतरीन तैयारी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा काम हुआ, लोहे से पीछे हो गया इनका, यानी लोहा युग की स्थापना हो गई। लोहा युग, लोहा युग की शुरुआत, यानी अब ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें लोगों को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, लोहे के औजार हथियार वगैरह बनने लगे। इसके बाद बात करते हैं तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहां पर स्थापित होती है। राजा वंशानुगत होने लगे। अब राजा क्या होने लगे? वंशानुगत होने लगे। राजा वंशानुगत, पहले वैदिक काल में राजा वंशानुगत नहीं थे, योग्यता के आधार पर होते थे, लेकिन अब वंशानुगत होने लगे। राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए एक 12 लोगों की जो है वो 12 लोगों का एक ग्रुप होता था, और इन 12 लोगों को क्या कहा जाता था? रत्तीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नीन, रत्नीन, रत्नीन कहा जाता था इन्हें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो स्थायी सेना अभी भी नहीं थी, स्थायी सेना नहीं हुई थी, अभी भी स्थायी सेना नहीं थी राजा को, क्योंकि अभी युद्ध वगैरह की कोई। इसके बाद जैसे राजा स्थायी होने लगे, फिर राजाओं में महत्वाकांक्षा जागी, तब उन्होंने सेना करी। स्वैच्छिक कर दिया जाता था, कर की भी कोई बहुत ऐसे अनिवार्य कर नहीं थे, स्वैच्छिक कर थे। स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर क्या कहलाते थे? बलि कहलाते थे, बलि कहलाते थे। और कितना होता था ये स्वैच्छिक कर? 1/16 भाग, यानी मात्र 1/16 भाग जो है वो स्वैच्छिक कर दिया जा सकता था, अगर कोई देना चाहता था। जैसे आप कहीं जाते हो तो दान पात्र में कितना पैसे देना है ये आप खुद तय करते हो, है ना। इसके बाद जो है वो, हाँ, मंत्री भी कह सकते हैं इन्हें आप, 12 लोगों के मंत्री, लेकिन मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, मंत्री केवल बताने के लिए लिखा है यहां पर। जनरली इनको जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? रत्नीन कहा जाता था। इसके अलावा जो है सभा समिति में महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया। अब सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया। यानी अब जो है यहां से वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी विकट होने लगी है। महिलाओं की जो है वो यहां पर सभा में आना बंद कर दिया गया, समिति में आना बंद कर दिया गया। आर्थिक चर्चा करते हैं तो इस समय आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास अच्छा हुआ, क्योंकि लोहे के हल बनने लगे, तो कृषि का विकास अच्छा हुआ। कृषि मुख्य था यहां पर। इसके अलावा यहां पर टिड्डियों का जिक्र किया गया है। टिड्डियां जो अभी आई थी ना कोरोना के टाइम में 2019 में, टिड्डी देखी होगी आपने, टिड्डी दल जो फसल खा जाती है बाजरे की, मोठ की, मूंग की।
तो टिड्डियों का उल्लेख हमें यहां से मिलता है, और ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमें जो है वो टिड्डियों का उल्लेख मिलता है कि भाई टिड्डी नामक कोई कीट पतंग होते थे, वो इस समय भी होते थे। इसके अलावा चर्चा करते हैं तो जो है वो यहां पर 24 बेलों वाला, यानी 24 बेलों से खींचे जाने वाले हल के भी साक्ष्य मिले हैं। 24 बेलों से खींचे जाने वाला हल, इतना बड़ा हल था कि उसको 24 बैल जो है वो खींचते थे। इसके अलावा चर्चा करते हैं तो यहां से हमें जो है वो गेहूं, जो यहां की प्रमुख फसल थी, गेहूं और जो प्रमुख फसल थी इनकी। और अगर चर्चा करते हैं तो सामाजिक जीवन कैसा था? पितृसत्तात्मक ही था सामाजिक जीवन, लेकिन वर्ण 4 हो गए थे। सामाजिक जीवन कैसा था? पितृसत्तात्मक था। अब वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 हो गई। 4 वर्ण, वो ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट अभी भी हालांकि वर्ण 4 हो गए थे, लेकिन अस्पृश्यता नहीं थी, यानी छुआछूत नहीं थी अभी भी। यानी ऐसे नहीं कहा जाता था कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। छुआछूत जो थी वो अभी भी नहीं आई थी समाज में। इसके अलावा जो है वो शूद्रों को जो है उपनयन संस्कार नहीं, अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था शूद्र को, अधिकार नहीं था। अब जो है वो बेटी का जन्म पाप माना जाने लगा था, यानी पुत्री का जन्म जो था वो अच्छा नहीं माना जाता था। यहां से जो है वो स्थिति बदलती है। पुत्री का जन्म दुखदाई माना जाता था कि बेटी होगी, अरे बेटी होगी ना, ऐसे दुखी होते थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। समाज में कठिनाइयां आती है, ये कठिनाइयां हैं। इसके बाद क्या है? हालांकि महिलाओं को शिक्षा का और संपत्ति का अधिकार नहीं था। यहां पर महिलाओं को शिक्षा व संपत्ति का अधिकार नहीं। एक बात आया, मानो कि ना मानो, अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो एक बात हम कहते हैं कि शूद्र जो है वो सबसे नीचे माने जाते थे, उनका शोषण हुआ। और ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि उच्च वर्ग ने यानी ब्राह्मणों ने उनका शोषण किया। लेकिन वास्तविकता में आज और उस समय से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है तो वो है महिला। महिला चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो, इन चारों वर्गों में ही महिलाओं का शोषण हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है। अगर ब्राह्मण के घर में महिला है, उसको भी संपत्ति का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, यज्ञ करने का अधिकार नहीं, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं।
वैसे हो, शूद्र हो, चाहे महिला किसी भी वर्ग में क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं का शोषण हर काल में, यानी उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ और आज तक होता जा रहा है, आज तक होता जा रहा है। तभी तो 35-35 टुकड़े करके लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है। यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, बिल्कुल ये बात सही कही आपने। लेकिन फिर भी यहां पर महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, फिर भी गागरी, मैत्री और वेदवती नामक महिला यहां पर हुई है। प्रमुख महिला विदुषी कौन हुई है? गार्गी और मैत्रेय और वेदवती, ये महिला है जो समाज से संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त करती है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं धार्मिक स्थिति की, तो बहुदेववाद अभी भी प्रचलन में था, बहुत सारे देवों को पूजा जाता था। बहुदेववाद, धार्मिक स्थिति, धार्मिक जीवन की अगर चर्चा करते हैं हम, तो धार्मिक जीवन में जो है वो बहुदेववाद था, अभी भी बहुत से देववाद। एक सेकंड रुको। इसके बाद देखिएगा, बहुदेववाद था, अभी भी मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा धीरे धीरे होने लगी थी। इस समय सबसे ज्यादा जो क्रेज बना, वो बना किसका? यज्ञ का। यज्ञ अधिक होने लगे, यज्ञों की अधिकता। कितने प्रकार के यज्ञ होते थे इस टाइम में? इस टाइम में यज्ञ होते थे 5 प्रकार के मुख्य रूप से। और कौन करते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय ही यज्ञ कर सकते थे। जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, जैसे कि आपका देव यज्ञ, जैसे कि आपका अतिथि यज्ञ, जैसे कि आपका पितृयज्ञ और भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ करने का अधिकार किसको था? ब्राह्मण व क्षत्रिय को। हालांकि इन कर्म कांडों को चलाया था ब्राह्मणों ने ही, लेकिन ब्राह्मण भी इस समय 2 भागों में बंट गए थे। कुछ ब्राह्मण जो थे उन्होंने इसका विरोध किया कि इतने ज्यादा कठिन कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, इन
इन ब्राह्मणों ने विरोध भी किया, है ना। समाज में जब कोई बुराई आती है तो सब बुरे नहीं होते हैं। 3 प्रकार के जो है वो ऋण बताए गए इसमें। कर्म कांड है ये सारे के सारे। एक तो ऋषि ऋण, दूसरा आपका है देव ऋण, और तीसरा आपका जो है वो है पितृ ऋण। यानी उत्तर वैदिक काल में अगर एक शब्द में कहें क्या हुआ, तो कर्म कांड प्रधान बना, यानी दिखावा, पाखंड या कर्म कांड का प्रभाव बढ़ा, महिलाओं की स्थिति खराब हुई और पुरुष प्रधान समाज बना, पुरुष प्रधान समाज बना। हाँ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के अनेक यज्ञ जो है वो इस समय हुए। तो ये आपका पूरा हो गया है कौन सा काल, वैदिक काल। हमने प्रयत्न तो यह किया कि सब कुछ शामिल हो जाए, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तब और आपसे चर्चा इसके बारे में करेंगे। आशा करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा है। कल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, कल जैन और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। और ये मात्र देखो आपका कितना पेज भरा होगा, लगभग 2 पेज भरे होंगे शायद। हालांकि मैं तो थोड़े बड़े लिखता हूं तो यहां पर ज्यादा स्लाइड हो जाती है। आपका लगभग 1 या 1.5 पेज हुआ है। 1 या 1.5 पेज में पूरा आपका जो है वो वैदिक काल हो गया है। अब काफी क्या मैटर बाकी रह गया है, क्वेश्चन वाला तो मैटर सब कुछ आ गया है। क्या मैटर बाकी रह गया बताओ आप, विश्वास, क्या मैटर बाकी रह गया? ये तो आ गया ना, पंडित वर्ग का नहीं, पंडित वर्ग नहीं, यहां पर जो है वो पाखंडवाद का जो है वो प्रभाव बढ़ा। ऐसे तो देखिए मैटर, पेपर से संबंधित मैटर तो सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है, कुछ भी ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही है। कोई एक आधी कोई बात जो मेरे नजर में ना आई हो वो बात अलग है। बाकी ये आपके रीट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इसके बाहर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो देखो कि हम अभी जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग तो बस इतना ही है, बाकी तो फिर क्या अंतर, चाहे कितना भी कर लो। तो ये टॉपिक आपका हो गया है पूर्ण, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे एक और क्लास में।